नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये दावा कि हम पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, 2024 में हम हारे नहीं थे, ये राजनीतिक तौर पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये बयान केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता और भविष्य की रणनीति का संकेत भी देता है। हालांकि सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए 2029 में बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि आज के दौर में भाजपा एनडीए की विस्तार और क्षेत्रीय दलों का पतन और इंडिया गठबंधन की आपसी तनातनी जग जाहिर है। गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियां सीट बंटवारा, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, नेतृत्व का सवाल और राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू से ही रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर लंबी बातचीत और मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दलों ने गठबंधन को लेकर चुनावी मंच बताया था। 2025 में आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य केवल 2024 चुनाव था। हालांकि 2014 के बाद मोदी सरकार का 29 तक 15 सालों का लंबा कार्यकाल रहेगा। तमाम जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं की जो फहरिस्त है वो रहेगी। ऐसे बड़े फैसले और बड़े निर्णय मोदी सरकार की उपलब्धियां रहेंगी, जिनके आगे राहुल गांधी अकेले भाजपा के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं बन सकते जितनी एक मजबूत और एकजुट विपक्ष बन सकता है। अब यदि विपक्ष सीट बंटवारे, नेतृत्व और साझा एजेंडे पर सहमति बना लेता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन यदि गठबंधन में अंतर्विरोध बने रहे तो भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा। बहरहाल अब 2029 के चुनाव में अभी काफी वक्त है। इससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए काफी हद तक 29 की रणनीति और रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन अब राहुल के दावे हैं और 29 के लिए दाव भी। लेकिन बिखरा बिखरा इंडिया गठबंधन खुद भाजपा से पहले राहुल के लिए बड़ी चुनौती। विस्तार से आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, भले ही 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हों, लेकिन 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन 2029 का चुनाव पहले ही जीत चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2024 में वे वास्तव में हारे नहीं थे। राहुल गांधी का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष की सीटें घटी और विपक्ष ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर लड़ाई जीती है, इसलिए 2029 के लिए उसकी स्थिति मजबूत है। दरअसल इंडिया गठबंधन की मीटिंग में राहुल के भाषण का ऑडियो कांग्रेस ने जारी किया, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने सहयोगी दलों को भी एक तरह से संदेश दिया कि बीजेपी के खिलाफ असली और निर्णायक लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जब भारत की सोच, देश की आत्मा पर संकट हो, जब संस्थाओं पर कब्जा हो, जब जनता की आवाज दबाई जाए, तब सिर्फ एकता के साथ प्रतिरोध काम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच गुस्से को देखते हुए अगला लोकसभा चुनाव विपक्ष पहले ही जीत चुका है। उनका मानना है कि जीत तय है, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ बीजेपी का सामना करे। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस ग्रुप में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आप यानी एसपी, टीएमसी, आरजेडी ये मानते हैं कि जिन राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल आपने अब तक किया है वो आगे भी काम करें। ये तरीके तभी काम करते थे जब इंडियन स्टेट ने उन्हें काम करने के लिए निष्पक्ष माहौल दिया था। वो माहौल अब नहीं रहा। देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कंट्रोल है, लीगल सिस्टम पर बीजेपी का कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी का कंट्रोल है, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बीजेपी का कंट्रोल है, यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी बीजेपी का कंट्रोल है। हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था, हम 2024 का चुनाव हारे नहीं थे। सोच बदलनी होगी। अब सोच ये होनी चाहिए, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम प्रेस को हम पर हमला करने का मौका नहीं देंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है। अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। समझिए, भारत के लोगों में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव तो पहले ही खत्म हो चुका है। असली समस्या यह है कि आरएसएस ने भारतीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। समस्या यह है कि
आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। सीबीएसई प्रतिरोध है, नीट प्रतिरोध है, ग्रेट निकोबार जाना प्रतिरोध है और भारत जोड़ो यात्रा, ये सब प्रतिरोध ही हैं। और इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इस समूह को एकजुट करने और इसे सफल बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े, मैं उसे सहूंगा। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हम एकजुट रहेंगे, जन जन को संगठित करेंगे और प्रतिरोध की ताकत से भाजपा और भारत के संस्थानों पर उसके कब्जे को हराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से छोटे छोटे दल खत्म हो रहे हैं और भाजपा से निपटना है तो राहुल गांधी का हाथ थामना ही होगा। लेकिन बीजेपी की माने 2029 में भी नरेंद्र मोदी को हराना बच्चों का खेल नहीं है। राहुल गांधी ऐसे सपने अपने आप को सिर्फ राजनीति में जिंदा रखने के लिए देख रहे हैं। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे, इसके अलावा नहीं रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि बेरोजगार हैं, देश के अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार चली गई। आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्यसभा के बहुमत की ओर भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। तो दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, राजनीति में जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कभी भी देश की जनता उनके बहकाव में नहीं आएगी, ना नौजवान आएगा, ना देश की जनता आएगी। बहरहाल राहुल गांधी का ये बयान 2029 की तैयारी के लिए विपक्षी दलों में उत्साह भरने और इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हर बार गठबंधन का अंतर्विरोध और एक दूसरे को तलखी और महत्वाकांक्षा ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बनता है। ऐसे में यदि विपक्ष वास्तविक एकता दिखाता है और राज्यवार प्रभावी रणनीति बनाता है तो वो भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकता है। अब दावा भले ही 29 की चुनावी जंग में पहले से ही जीत का किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से भाजपा और एनडीए की ताकत देश में बढ़ रही है, देश के 22 राज्यों में भगवा लहरा रहा है, ऐसे में भाजपा का विजय रथ रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में 2029 के लोकसभा की लड़ाई केवल गठबंधन की नहीं बल्कि नेतृत्व, संगठन और जन विश्वास की भी होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो राहुल के दावों में कितना दम है, बहुत बड़ा संदेश उनका है। और ये संदेश देखिए, 29 का चुनाव कह रहे हैं जीत चुके हैं, 24 का हम हारे ही नहीं। और एकजुटता की जो बात उन्होंने कही है, शायद उस चीज को बहुत मजबूती के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है कि ये एक सिनेरियो पे काम कर जाएंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। उनके इस संदेश के पीछे जो उन्होंने बात पहुंचाने की कोशिश की है, उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे इंडिया गठबंधन के जो बाकी लीडर्स हैं या बाकी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, वो कैसे इसे समझेंगे? क्या वाकई जो कह रहे हैं उस पर आगे बढ़ा जा सकता है? उन्होंने चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके लिए भी जिस तरीके की राजनीति होती थी उससे इतर काम करने की बात कही है, एकजुटता के साथ रहने की बात कही है। तो ये जो उनका संदेश है, ये वाकई में बहुत कुछ बता रहा है और इसके संदेश को गहराई से हम समझेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी का स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। मुकेश जायसवाल हैं आम आदमी पार्टी से। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ 3 मेहमान कनेक्ट नहीं है। मुकेश जी और कुमार विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मुकेश जी, पहले आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। नमस्ते मुकेश जी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक बात बोली है, एक बड़ा संदेश कि 29 हम जीत चुके हैं और 24 हम हारे ही नहीं थे। बहुत सारी उन्होंने जो एजेंसियां हैं उनको लेकर और जो सहयोगी दल हैं उनको भी लेकर एक मैसेज सामने रखा है। क्या मायने हैं इस बयान के और किस तरह का संदेश देने का प्रयास था? कितना सकारात्मक बदलाव दिखेगा इस संदेश के बाद? देखिए, ये जो भी उनका संदेश आया राहुल गांधी जी का, ये मनोबल बढ़ाने के लिए ठीक है, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए।
होना भी चाहिए। आपका जो लीडर होते हैं वो अपना मनोबल बढ़ाते हैं, तब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। लेकिन ये तय था कि 2024 का चुनाव लोकसभा का हो या उसके बाद के चुनाव हो, उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जितनी भी भारत की देश की एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग करके वो सत्ता में बैठी, चाहे वो 2000 लोकसभा के चुनाव में हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव। अभी वर्तमान जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो भी देख लिया आपने कि एसआईआर के नाम पे आपने पहले 90 लाख लोगों का वोट काट दिया, फिर 27 लाख लोगों का वोट काट दिया, 3 दिन पहले 7 लाख लोगों का वोट जोड़ देते हैं। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग तो है साफ में। भाई चल एसआईआर का आपका न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, उसका चुनाव आयोग घोषणा कर देता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। जब चुनाव की घोषणा कर देता तो न्यायालय भी उसमें कटाक्ष नहीं कर सकती। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा राज्यसभा चुनाव में सामने देख रहे थे कि किस तरह से हुआ है। एक छोटी सी जानकारी, उसके बाद एफआईआर भी नहीं है, उसके बावजूद राज्यसभा में उनका निर्वाचन अधिकारी नामांकन निरस्त कर देता है, क्योंकि ये प्रक्रिया है कोर्ट में ही सुनने के लिए प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है आपकी चुनाव आयोग की, तो उसमें कोर्ट भी बहुत जल्दी सुनवाई नहीं करता। जो हिटलर शाही से आपने सत्ता हासिल कर रहे हैं, या राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो चल रहा है साथ में। लेकिन ये तय है कि किसी की हिटलरशाही और तानाशाही एक समय तक चलती है, आजीवन और अमर नहीं होती है। तो आज इनकी 22 राज्यों में सरकार है, निश्चित है 22 राज्यों में सरकार है। आने वाले सभी 12-13 साल से आप सत्ता में बैठे हुए, आने 1-2 साल 5 साल और बैठेंगे, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो फिर क्या होगा उसके बाद? तो लोगों को ये देश लोगों का बड़ा गुस्सा है इसमें। अभी आपने नीट का पेपर देख लिया, लीक हो गए, सीबीएसई बच्चों के पेपर लीक हो गए, काकरोच अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जापान में जाके बैडमिंटन खेलते हैं कानून मंत्री के साथ। तो सामने दिख रहा है कि सारी एजेंसियां जो है, कई जगह उनका कब्जा हो चुका, उसका दुरुपयोग करके ये सत्ता हासिल कर रहे हैं। लेकिन 2024 का चुनाव आपने देखा कि वो 400 के पार, इस बार संविधान बदल देंगे, क्या स्थिति 240 पर रुक गए। तो अभी 2029 के चुनाव में भी देखेगा कि क्या परिणाम होंगे, कि जो बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, किसानों की बात नहीं हो रही है, जो लोगों की नाराजगी है, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन जुमलेबाजी पे चर्चा होगी। अभी हमारे जबलपुर में केंद्रीय मंत्री आए थे, 2 बार उस पुल का उद्घाटन हो गया, मध्य प्रदेश के सारे पुल का, फिर उद्घाटन करने की तैयारी, उन पर घूमने की तैयारी। भाई जब आप आ रहे हैं या कोई घोषणा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई भी एक बात नहीं बताते कि हमने मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, भारत में कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, भारत में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए, ये बात नहीं करेंगे। कितने नए स्कूल खोल दिए, कितनी शिक्षा संस्थान खोल दी, कितने आईआईटी खोल दिए, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जितनी है धर्म में आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कितने दिन तक कर लेगी। अभी देखिए राम मंदिर में पैसे चोरी के मामला पकड़ा गया है, चोर कौन है? वही साहूकार, वही चोर। तो ये 2029 का जो चुनाव है, निश्चित ही आज मनोबल बढ़ाने के लिए ने कहा है, और आगे कार्यकर्ताओं को मनोबल राष्ट्रीय नेतृत्व से बढ़ता है, और उस नेतृत्व के कारण ये उनका जो वक्तव्य था तो अच्छा था, और कांग्रेस में मनोबल बढ़ेगा। लेकिन आने वाले समय में 2029 में निश्चित ही परिवर्तन होने की दिशा में ये देश बैठा हुआ है। बेरोजगार नाराज है, अभी आपने देखा होगा कितना बेरोजगार नजारा, हर पेपर इनके लीक हो रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। भ्रष्टाचार इनके बिल्कुल चरम पे, मध्य प्रदेश में रेत माफिया चरम पे बैठे हुए हैं, शराब माफिया खुलेआम शराब के रेट बढ़ा के बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इस सारी चीजों से, तानाशाह से आदमी परेशान हो चुका, और बदलाव की तरफ 2029 में बैठा हुआ है। ठीक है मुकेश जी। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है आपकी। कुमार विवेक जी, राहुल के दावों में कितना दम? देखिए इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहा हुआ भी है, ये हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि 24 और 29 दोनों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि 24 हम कभी हारे ही नहीं थे और 29 हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये छोटा सा संदेश नहीं है, अपने सहयोगी दलों के साथ उन्होंने जिस तरीके से यह बात रखी है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहने के क्या मायने हो सकते हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कैसे आप उनके इस दावे को देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के जो दावे होते हैं उस पे कोई भी नई बात नहीं होती है, और न कोई चर्चा की जरूरत होती है, न ही वो कोई नई बात बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि वो कुछ भी बोल दे सकते हैं। आपने ही कहा कि 2029 हम जीत चुके हैं, 2024 हम हारे नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तब तो आप ही प्रधानमंत्री, आप ही सब कुछ। कभी भी अगर सुधार के लिए कोई मीटिंग होती है ना, कहीं भी किसी विद्यार्थी के लिए भी, तो पहले यह मानना जरूरी होता है कि कमी है हम में। 2024 हम हारे नहीं, 2029 हम जीत चुके हैं। फिर भी अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस की जो एक एकजुटता है, आप देखिए कहां से चालू हुई थी।
सवाल यह है, नीतीश कुमार जी फाउंडिंग मेंबर जो इंडिया अलायंस में सारे दलों को पटना में एक जगह लेके आते हैं, चुनाव से पहले इनको छोड़ करके चले जाते हैं। आज डीएमके अगर एक चुनाव हारती है, सत्ता में नहीं रहती है, नई पार्टी विजय की वहां पर आती है, बिना चर्चा किए हुए कांग्रेस उन्हें छोड़ करके चली जाती है विजय के साथ में। यहां तक कि डीएमके के सांसदों ने अपनी सीट चेंज करने की भी मांग कर दी। इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, देखते जाइएगा एक एक करके। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं मुकेश जी, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से ऐसे ही बाहर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो भी इस मीटिंग में नहीं आए। तो जितने भी सहयोगी दलों की जो दूरी है वो क्या दिखाता है कि गठबंधन कितना इंटैक्ट है। और इसका कारण भी है राखी जी, ये दरअसल जो गठबंधन है, यह गठबंधन है ही नहीं, यह केंद्र में मोदी विरोधी एक मंच कहिए जो है, ये एक किस्म का मंच है जो केंद्र में हम मोदी के विरोध करने में हम साथ हैं। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी से, डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हमने कांग्रेस से लड़ते देखा, क्या टीका टिप्पणी नहीं हुई आपस में। वेस्ट बंगाल की बात करिए, आज ममता जी है, कांग्रेस और जो वहां की सेंट्रल लीडरशिप जो भी बोले, क्योंकि सेंटर में मोदी का विरोध करना है। स्टेट यूनिट की अगर बात करिए, ग्राउंड पे तो कार्यकर्ता वही है ना जो केंद्र का चुनाव कराएगा और राज्य का चुनाव कराएगा। क्या टिप्पणी नहीं हुई है कांग्रेस और तृणमूल में? टिप्पणी तो छोड़िए, क्या हिंसा नहीं हुई है मैं कहूंगा। अब आप कहां पर कांग्रेस केंद्र में एक साथ है, राज्यों में हमें लड़ना है। हमें बताइए, इसे पॉजिटिव अलायंस कहा जाए, निगेटिव अलायंस कहा जाए। अब अगर हम आ जाते हैं राहुल गांधी जी की बात पे ही, तो जो कहा उन्होंने कि हारे नहीं है हम, हराए गए हैं, तो मुझे एक बात बताइए। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कई जगह जीता। आपको लगता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को लगेगा ये कि ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सवाल यह भी है कि आप हमें बता दीजिए सच क्या है, आप हारे हैं कि जीते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, तो यह तो मानते हैं ना कांग्रेस की 2014 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी, बीजेपी आरएसएस का संस्थानों पे कब्जा नहीं था, 44 सीट पर कांग्रेस रह गई थी। मानने की जगह अगर आप देखें, निष्पक्ष चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने किस अवधि में कितने राज्यों में चुनाव हारे। अगर आप बात करिए, वेस्ट बंगाल से ही शुरुआत करिए। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को बाहर करती है, आज तक वापसी नहीं कर पाई। 1990 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी हारती है, आज तक वहां नामो निशान कांग्रेस का वापसी का नहीं है। 1989 की बात करिए, सबसे बड़ा राज्य था उत्तर प्रदेश और बिहार अविभाजित, जिस समय उत्तर प्रदेश विभाजित भी नहीं हुआ था, लोकसभा की जो 85 सीटें आती थी, कांग्रेस का आज वोट वहां पर खत्म है। कांग्रेस जहां जहां हारती गई, खत्म ही होती चली गई। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें अगर राहुल गांधी जी, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखिए, दुनिया भर में राखी जी, दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी केरला में, जहां भी था उनका एनआरकी था। 1959 में चुनाव के मतलब दूसरे चुनाव में ही 1959 में उस सरकार को बर्खास्त करने का काम किया केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने 11 राज्यों के चुनाव सरकारों को बर्खास्त कर दिया, और पश्चिम बंगाल और गुजरात का उदाहरण हमने दिया ही है। तो अब आज इंडिया अलायंस की मूल समस्या क्या है कि गठबंधन के अधिकांश क्षेत्रीय दल जो है, अगर आज आप देखें तो वो कांग्रेस से लड़कर ही मजबूत हुए हैं। आप मनीष जी से जवाब लीजिएगा, वो बीच में कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी शीला दीक्षित के खिलाफ कांग्रेस से लड़के ही आई, ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़के ही आई, तेजस्वी जी के पिताजी लालू यादव जी जेल गए, कांग्रेस से लड़के ही आए, अखिलेश यादव जी के पिताजी कांग्रेस से लड़के ही आए। तो हमारा ये कहना है कि जो आज इनके ये सहयोगी है, उस पार्टी का अस्तित्व ही आया है कांग्रेस से लड़के। अब आखिर राहुल गांधी जी के इस भाषण की इतनी चर्चा क्यों? बस मैं समाप्त कर रहा हूँ राखी जी, मैं समझता हूँ समय किसी है। जी 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 जी, आज राहुल गांधी जी दरअसल ये भाजपा पर हमला है ही नहीं, यह जो उनके लीडरशिप पे बार बार चैलेंज होते रहे हैं इंडिया अलायंस के अंदर,
उस पर एक उनका भाषण था और इससे उचित समय नहीं हो सकता था कि दो मुख्य चैलेंजर ममता बनर्जी और स्टालिन आज एक कमजोर स्थिति में है, इसका लाभ लेने का प्रयास किया गया है। अपनी लीडरशिप की दावेदारी को मजबूत की गई है और बोलने के लिए तो उनके पास कुछ नया था नहीं। इसी रूप में मैं इसको देखता हूँ राखी जी। ठीक है, स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी, ये जिस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ स्वामीनाथ जी, मुझे लगता है देखिए जिसको जैसा विश्लेषण करना है वो करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि हम 24 हारे नहीं 29 हम जीत चुके हैं और सब लोगों को एकजुटता के साथ रहना होगा क्योंकि बाकी सब पे कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है, तो एक साथ आके ही हम इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए राखी जी, 8 तारीख को जो हमारा इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ जिसमें 25 दल जुटा और सबका सुनने के बाद राहुल गांधी जी ने निर्णय लेते हुए कहा, जिस तरह से आप देखे होंगे बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ, 4200 मशीन को आग के मुंह में डाल दिया गया, ईवीएम मशीन को उसको दिखाया गया, नीचे से ऊपर तक आग जल गया, राख हो गया ईवीएम मशीन, लेकिन उसका जांच नहीं होगा। राम मंदिर का पैसा गायब हो जाता है, लूट हो जाता है, उसका जांच नहीं होगा। नीट पेपर 2017-24 से लेके 22 और अभी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उस पे बैठे हुए भाप मंडली के लोग उस पे चर्चा नहीं करेंगे। 11-13 बच्चे अपने आत्महत्या कर लिए, देश का भविष्य का नव निर्माण करने गरीब का बच्चा 11 लाख 15 लाख कर्जा लेके वो तो तैयारी कर जो मर्ज अपने को आत्महत्या कर ले रहा है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है एक बच्चे के भविष्य बनाने के लिए। तो हम लोग एकजुटता करके इनके मुद्दों को अगर हम एक होकर मुद्दों को साथ इनसे लड़ेंगे, ये लोग तो बुज्जिल लोग हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हटा दे एक दिन के बाद तो इनकी सरकार का कहीं एक सीट नहीं आने वाली है। जो बैठ के यहाँ पर भाड़ मंडली करते हैं लोग, लेकिन देश की व्यवस्था जिस तरह से आज बढ़ती जा रही है, अमेरिका के सामने ट्रेड डील किया गया, घुटना टेक कर सरकार जिस तरह से वाहवाही लूटने का काम करती है, महंगाई पे चर्चा नहीं करती है, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी देने वाला एक झांसा वाला आया था 14 में, आज तक 1 करोड़ नौकरी 12 साल का ढोल पीटने वाला 1 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया। 15 लाख खाते में देने की बात कही थी, एक आदमी को 15 लाख नहीं दे पाया। और इस तरह का भाड़ मंडली करने वाले लोग उसका गुणगान करते हैं जो देश के हर संस्था को गिरवी रख दिया, आरबीआई का खाली कर दिया पैसा और पूरे देश का सोना तक बेच दिया और देश को खोखला कर दिया। 197 करोड़ नेहरू जी ने पैसा दिया था देश के लिए, अपना संपत्ति दान किया था और अपना भवन भी दान कर दिया था और अपने 13 साल जेल में भी थे। और ये जो अपने को कामयाबी का पुल गिना रहे हैं, जो इसरो, IIM, IIT और जो स्कूल, कई हजार विद्यालय, सेना और सबकी व्यवस्था जहां जीरो, यानी हमारे पास एक सुई बनाने की औकात नहीं थी, वहां खड़ा किया, भारत को निर्माण किया। आज भारत को जहां खड़ा किया, एक पहले 54 लाख करोड़ मनमोहन सरकार में कर्ज था, अब तो 177 लाख करोड़ कर्ज हो गया। स्वामीनाथ जी, राहुल गांधी के बयान पर आइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, टू द पॉइंट। ये बताना जरूरी है, कुछ जो बैठे थे लल्लू छप्पू की बात कर रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व जब एक बार थोड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया तो 99 सीट हम लोग आए और उसके बाद ये लोग तो कह रहे थे तो अगर ईमानदारी से चुनाव मोदी का हिम्मत है तो करा ले, तो एक सीट नहीं आ सकते हैं लोकसभा में। इस तरह से विधानसभा में लूट और आप देखे होंगे बंगाल में 2.5 लाख वोट को बुलाया गया। इस तरह से डरा धमा के अब यहाँ देखते हो हमारे मीनाक्षी नटराजन का इतना चोरी करने का जो आदत बन गया, हमारे चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खत्म किया गया। आज उपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पालने का कोशिश किया जा रहा है और वाशिंगटन सिंह का जो समाज चल रहा है वो एकदम जनता के सामने है। निरंतर हमारे बच्चों के भविष्य जो खुद पढ़ा नहीं है, इंटीरियर साइंस में करके बैठे हैं, जो हमारे यहाँ था नहीं, और आज हमारे संगठन को तोड़ने मरोड़ने की बात कांग्रेस ही आज शिक्षा के अधिकार दिया, तो आज पढ़ के वो लोग जो कांग्रेस रेलवे बनाया, कांग्रेस जो कोरोना काल में इंजेक्शन बना था ना, तो कांग्रेस ही लैब बनाया था। कांग्रेस ने में सारा मिसाइल से लेके नहीं बनता था, मिसाइल से लेके सेना तक
खड़ा किया। इनके जैसा अग्निवीर योजना नहीं लेके आया कि 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, रिटायर होके घर बैठ जाएंगे। सारा चीज देश को जिस तरह से झांसा में लेके आया गया, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 15 लाख खाते में आएंगे, कई तरह का झांसा दिया जाता है। मंगलसूत्र मुद्रा की, धर्म की बात करके एजेंडा तय किया जाता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है ये पब्लिक का सोच है, और राहुल गांधी जी देश के उस हर पैमाने पर पढ़े लिखे शिक्षित है, वो जो कहते हैं, जो पहले कहते हैं वो सामने आता है। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है। पूरा देश का 145 करोड़ जनता जानता है, लेकिन ये लोग जिस तरह से प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते हैं, एक तो भाजपा का प्रवक्ता रहता है, 4 ठो और बैठ जाते हैं कि अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा मोदी का भजन गाने के लिए तैयारी किए रहते हैं। मोदी भजन से अगर देश को कहे डीजल का भाव नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ेगा, अरे और जब हम रूस से पेट्रोल ले रहे थे, हमारे यहाँ व्यवस्था था ईरान। ठीक है स्वामीनाथ जी, ये सभी को पता है। हम मुख्य रूप से बयान पे थे, देश में क्या सही क्या गलत हुआ हमें पता है। देखिए, तो वो सब चीज पर चर्चा होगा, तभी तो हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो इन लोग को कहाँ पहुंचना पड़ेगा, 0 पे आ जाएंगे। 2 सीट से भाजपा यहाँ पर चली, झूठ बोल के जनता के विश्वास को खत्म किया। जनता से हर मुद्दे को इन्होंने झूठ बोलकर 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तमाम मुद्दों के साथ आया, लेकिन कोई अपना जुबान पर आज तक मोदी जी टीके नहीं। 50 दिन दे दो, 25 चौराहे को बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है। उस एकजुटता को मजबूती देनी है जो राहुल गांधी ने कहा है। मुझे लगता है तो सारी चीजें आपको लगता है सफल होंगी, तो करिए उस पे काम। ठीक है प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, 29 के चुनाव की तैयारी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे क्या तैयारी? राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीत गए 29 और 24 हम हारे ही नहीं थे। कैसे आप इस बयान को लेते हैं? एक छोटा सा सवाल है पहले तो। राखी जी, राहुल जी के बयान को इस देश में कौन सा व्यक्ति गंभीरता से लेता है? अगर वो कांग्रेस पार्टी का भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको एक बार नमस्ते करने उसके घर जरूर जाऊंगा। अब जिस बात को लेकर के चर्चा है उस बात पे आते हैं। जायसवाल जी बोल रहे थे, यूजुअली आज मैं लेट हूं, संडे का है, अनप्रिपेयर्ड था तो थोड़ा डिले हो गया, ये वीकेंड चल रहा है तो यूजुअली हम लोग तो 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन क्षमा चाहूंगा 5 मिनट लेट पहुंचा। जब मैं आया तो मुकेश जी बोल रहे थे, डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उसके बाद विवेक जी ने बोला, मैं उनको भी सुना। फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका नंबर आया तो उनको बोलते और पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए दर्शकों के साथ भी, आपके साथ भी, बाकी वक्ताओं के साथ भी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब आप किसी से बचना चाहते हो तो नेटवर्क भी आपका साथ देता है। तो आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनके साथ ऐसा ही हुआ कि नेटवर्क भी उनका साथ दे रहा था। वो बचते फिरे, वो आए विज्ञापनार्थ, जो कांग्रेस की कसीदे कसने थे उन्होंने कसे, और अभी सुन पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुन पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं। अब आते हैं चर्चा पे। आज मैं कटाक्ष कम करूंगा और अपनी पार्टी और बाकी जो स्थितियां हैं उस पे, लेकिन चर्चा का चूंकि आपने विषय इतना जबरदस्त रखा है कि राहुल जी के बयान के मायने, असल में ये होना चाहिए था। तो राहुल जी के बयान के मायने अगर मैं रिसर्च की एक एक पॉइंट निकाल के बताता जाऊं तो इंडी गठबंधन के जो मित्र हैं वो ये सोच रहे थे मतलब राहुल जी का मुख्य कहना था कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जो जानता हूं मैं ही जानता हूं। ये पूरे 3 पन्ने के जो भाषण का सार है ये वो था। अब आते हैं, थोड़ा सा डेटा उठा लेते हैं। 2004 से राहुल जी राजनीति में है। तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार गए हुए 60 वर्ष हो गए। ऊपर बढ़ते हैं, उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार गए हुए 30 वर्ष हो गए। फिर बंगाल में कांग्रेस की सरकार गए हुए लगभग 50 वर्ष हो गए। उत्तर प्रदेश और बिहार सम्मिलित में मान लिया जाए तो वहां की कांग्रेस की बत्ती गुल हुए भी 40 वर्षों से ज्यादा हो गए। तो ये जो मुख्य राज्यों का मैंने नाम लिया उसमें कांग्रेस के गए हुए इतने समय हो गए हैं। तो उनकी बातों को, राहुल जी की बातों को इंडी गठबंधन में सिवाय इंडी गठबंधन के लोगों के ह्यूमिलिएशन के कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उसमें घुसने से पहले ही एक छोटा सा इशारा कर दिया था। वो इशारा यह था कि पता करना कांग्रेस में हमारे खिलाफ कौन कौन बोल रहा है। ये अपने आप में मजे हुए
राजनीतिज्ञ हैं अखिलेश जी, इंडी गठबंधन को लेकर के तो मैं कह ही सकता हूं। तो ये जो सिंबोलिज्म का जो विजुअलाइजेशन होता है कि आप क्या बताना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी इंडी गठबंधन में थे नहीं। अभी विवेक भाई ने बोला कि ममता जी और स्टालिन कमजोर हो चुके हैं, आपने विजय की पार्टी को सपोर्ट कर दिया उनको धोखा देकर के, तो क्या वो ये बात भूलेंगे? तो राहुल गांधी जी की जो बात थी वो ये थी कि सारी सच्चाई मैं जानता हूं, हम हारे नहीं, हम जीत गए हैं, 29 हम जीते हुए हैं। मुझे एक बात याद आती है राखी जी, हम लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे, तो मैं उसी मतलब आपके भोपाल में भी कई बार आने का अवसर मिला, नहीं 2 बार आने का अवसर मिला उसी परीक्षाओं के लिए, लेकिन भाग्य में था नहीं कि मैं सशस्त्र सेनाओं में जा सकूं, इसलिए जो भाग्य में था आपके समक्ष हूं। तो वहां पे क्या होता था ना, लोग एक्सटेम्पोर करते थे। एक्सटेम्पोर यानी आपको 3 मिनट 2 मिनट का समय मिलता है, आपको अपने आप में बताना होता है। तो प्रैक्टिस में कुछ छात्र बोलते थे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, बस मुझे यहाँ पत्री रखनी बाकी है, और बाद में पता चलता था उनका किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। राहुल जी कह रहे हैं 29 का चुनाव हम जीत गए हैं, हम रिजिस्ट करेंगे। आप ये बताइए, कौन से कैदी को जेल में 2 कमरे मिलते हैं, एक सोने के लिए, दूसरी जनता से मिलने के लिए? कांग्रेस पार्टी जिसका आविष्कार ही अंग्रेजों ने किया है, बहुत राज्य भर की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया कि कांग्रेस का निर्माण एक अंग्रेजी शासन की सुरक्षा नली के रूप में हुआ था। आप क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस का सहयोग करने के एवज में मिला क्या अब तक? अगर इस पे भी पुनरावलोकन कर लिया जाए तो बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो अच्छा हुआ अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे उस पार्टी में, तब क्या स्थिति होती? वो लोग तो अपना स्टांस पहले ही क्लियर करके निकल लिए कि भाई पंजाब में, अगर पंजाब में चुनाव नहीं होता और अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में होते तब क्या परिदृश्य होता? तो राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिल्यूजन्ड होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं, और उनको उनके सहयोगी दल और उनके पार्टी में भी बहुत से नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस पे छानबीन अन्वेषण हो सकता है। क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मेरी बातों को तो वो मानेंगे कि भाई आप तो सत्ता पक्ष में आपने हैक कर लिया है, यानी आप उसी संवैधानिक संस्थाओं में, आप केरला में जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, तमिलनाडु में आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो सारे संविधान वोट चोरी हो चुका है। ठीक है। किसी पार्टी को बताते हैं कि आप 40% नहीं, आपका 100% वोट चोरी हो चुका है। तो राजनीतिक जीवन में नेताओं को जिस पे जनता भरोसा करके वोट देती है, अगर वो कॉमिक एक्टिविटी करेगा, कॉमिक एक्टिविटी मतलब जो नॉन गंभीर व्यवस्था है जिसमें आप गंभीरता से नहीं है, अगर आप वो करते हैं तो कौन सा मतदाता आपको गंभीरता से लेगा, कौन सी पार्टियां आपको गंभीरता से लेंगी? ये तो एक सिचुएशनशिप है, इसको कहा जाए सिचुएशनशिप। इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उनके लिए एक ये सिचुएशनशिप है। ठीक है प्रदीप जी, स्थिति जन। ठीक है। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। राखी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, आज आप कैसे, जिस मुद्दे पे हम चर्चा में हैं, कैसे उस बयान को आप देखते हैं, क्या मायने आप उसके निकालेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो जो सहयोगी दल हैं, उनको भी कहा है कि अब अपनी जो राजनीति का तरीका था उसे छोड़कर एकजुटता के साथ आना। जी राखी जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी भी अपने विचार रख सकते हैं। राहुल गांधी को भी अधिकार है कि वो अपने विचार रखें, जैसे सब लोग लोकतंत्र में अपने विचार रखते हैं। देखिए, 1-2 बातें तो राहुल गांधी जी के बारे में हमारे सभी पैनल के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं माननी चाहिए कि 2004 में जब वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तो उनके पास सुनहरा अवसर था। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पुनः एक बार जब 2009 में सरकार बनी यूपीए की, तो भी राहुल गांधी जी चुन करके आए थे। उस बार भी इनके पास मौका था, क्योंकि 5 साल का एक टर्म उन्होंने पूरा कर लिया था लोकसभा सदस्य के रूप में, तो वो मैच्योर तो हो गए थे, तो उनके पास था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। अब कौन से कारण थे, इसमें हम लोग विस्तार से नहीं जाएंगे, वो अलग चर्चा का विषय है, अलग मुद्दा है। राहुल गांधी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कही है, तो वो बहुत से लोग मानते हैं, इस देश के लोग, कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बेईमानी नहीं की होती,
उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं, जो 43 सीटें आई थी इंडिया गठबंधन की, वो कम से कम 60 सीटें होती। कई ऐसे सीटें थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी सरकार का रहते हुए लाभ उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके उन सीटों पर विजय हासिल की थी। हम लोग बहुत सी सीटें जानते हैं जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतने ही राहुल गांधी के बयान पर जो है कह रहे हैं, उनकी बात को कौन गंभीरता पूर्वक लेता है? अरे भाई, आपने भी तो 2024 में 400 पार का नारा दिया था, कहां पर अटक गए आप? केवल कांग्रेस ने, याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, कि अभी आप कांग्रेस के आसपास नहीं फटक पाए हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीटें जीत करके कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाए हैं और आप 400 पार का नारा देकर के 240 पर अटक गए। आप पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। आपको याद होना चाहिए कि इस समय आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी को ये बात भी कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए कि अगर कांग्रेस ने जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, जिस तरह से हम लोग एक साथ चुनाव लड़े और अच्छा प्रदर्शन किया, हम लोगों ने 43 सीटें जीती थी 80 में। अगर अन्य राज्यों, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, चाहे आपका जो है बिहार हो गया, या आपका महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में भी कांग्रेस जहां लीड कर रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीड करती है, राजस्थान में कांग्रेस लीड करती है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस लीड करती है, तो कांग्रेस ने अगर वहां अपने संगठन को मजबूत किया होता और राहुल गांधी उस पर ज्यादा फोकस किए होते, तो आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, 2024 के चुनाव में ही उनकी विदाई तय हो गई होती। अब आ रहे हैं हम 2029 के लोकसभा चुनाव पे, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश का 2027 का आ रहा है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग, हम तो अपने बूथ स्तर पर तैयारी कर ही रहे हैं, 403 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है, आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाना चाहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, किसी प्रकार से वो चुनावी जीत हासिल करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है राखी जी कि वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत देने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका ट्रेलर भी हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को यह हंसी मजाक लग सकता है, उनको यह अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार 300 से ज्यादा सीटें क्रॉस करने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं राखी जी, क्योंकि हम लोग जनता की नब्ज को देख रहे हैं। जनता जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है, अब बताइए, प्रभु राम के नाम पर इतनी बड़ी चोरी डकैती, इस समय देश में हाहाकार मचा हुआ है कि जिस प्रभु राम के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, जिनका राम नाम जप करके ये जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त किए थे, वहां चंदा चोरी कर रहे हैं, गोबर में मिल रहा है, या पैसा ये छुपाए हुए हैं, जो है ले जा करके जो है उसमें जो है, बताइए कितने ये शर्मनाक बात है राखी जी। पैसा चोरी कर रहे हैं प्रभु राम के नाम पर, मतलब कुछ कहना है इसमें। तो जनता इतनी आक्रोशित है उत्तर प्रदेश की कि पूरे भारतवर्ष की जनता, ये बताओ, प्रभु राम को नहीं छोड़ रहे हैं, सब बेच डाल रहे हैं सब पैसा। वहां एक गरीब आदमी किस उम्मीद के साथ जाता है, आशा और विश्वास के साथ जाता है। बहुत से लोग अयोध्या में ऐसे जाते हैं राखी जी कि जिनके पास ना तो चप्पल है पहनने के लिए, ना अच्छे वस्त्र है उनके पास पहनने के लिए, और यहाँ तक कि अपने बच्चों के पालन पोषण में फीस में कटौती करते हैं, और वो वहां पर दर्शन करने जाता है, वहां दान पुण्य करता है, और वो ये पैसा हड़प ले जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया ले जाकर के आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। ये बताइए, और इसका ट्रेलर तो प्रभु राम ने इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में दे दिया था। अयोध्या से ये सीट हार गए थे। ठीक है टीपी यादव जी, अयोध्या का जितनी धार्मिक सीटें हैं वहां हारे थे, ये चित्रकूट हारे थे, प्रयागराज हारे थे, फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही है। ये थेथरही बातें कर रहे हैं, ये जो है पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है राखी जी। ये पश्चिम बंगाल जीत गए, इनको बधाई है, लेकिन चुनाव में जीत ही केवल पैमाना नहीं होता है कि आप सफल हैं। जिस कांग्रेस की तूती बोलती थी, जो कांग्रेस सारे राज्यों में सरकार बनाती थी, जो कांग्रेस आज रिकॉर्ड बना चुकी है 414 में लोकसभा जीतने का, आज बताइए वो कांग्रेस कहां पर खड़ी है। तो इनका भी हश्र बुरा होगा। ये बहुत ज्यादा जो है घमंड में न रहें भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी ठीक है, चलिए, आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज एक एक करके बोलिए।
है ना, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट है उसके क्या मायने हैं सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर दिया है। आने वाला जो सिनेरियो है 29 का, ठीक है, इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी को लगता है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन इलेक्शन तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कह देने से आप जीत गए। और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव है अलग अलग स्टेट के, वो भी बहुत अहम होंगे। तो ये पूरी परिपाटी इन विधानसभा इलेक्शन से तय होकर ही उसकी रूपरेखा तक पहुंचेगी कि आखिर 29 में क्या होगा। तो रोमांचक मुकाबला तो हमें देखने को मिलेगा। ये आने वाले जो साल हैं और आने वाला जो समय है ये दिखेगा, और एकजुटता कितनी होगी वो भी दिखेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी, बोले। अनम्यूट करिएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं डीपी यादव जी को। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कम से कम बूथ लेवल की बात कही। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने बूथ को मजबूत करें। लेकिन ये अनर्गल आरोप अगर कांग्रेस की संगति में रह के लगाने लगेंगे तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आखिर आप ये बताइए कि कितने लोग गंभीरता से लेते हैं इस प्रकार के आरोपों को। और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें किस प्रकार के गठबंधन थे और किस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, इस पर भी विचार करना चाहिए। अरे निश्चित रूप से प्रदीप जी, देश विचार कर रहा है। आपने प्रभु राम के नाम पर वोट लिया था, आप चोरी कर रहे हैं, इस पर भी विचार करिए ना। आपने तो बहुत जोर शोर से मंदिर बनाने का, तमाम तरह के जो है लोगों को जो गुमराह करने का काम किया था, तो आज चंदा चोरी हो रहा है, उस पर कहिए ना। आप उस पर मुंह नहीं खोलेंगे क्या? समाजवादी पार्टी के लोग ना अयोध्या का नाम ना लें तो ही अच्छा है। अरे अब अयोध्या का नाम कौन लेगा ये जनता बताएगी। अयोध्या का नाम कौन लेगा कौन नहीं लेगा ये जनता बताएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ट्रेलर मिल चुका है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, और अगर आपने भूल से भी प्रभु राम का नाम ले लिया, अयोध्या का नाम ले लिया, तो जनता आपको ऐसा खदेड़ेगी, खदेड़ खदेड़ के कहां पहुंचाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्रदीप जी। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे इतनी खार खाई है। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? प्रभु राम का पैसा चुरा रहे हो। एक बार की बात, आपको तो टीवी चैनल चलाना ही नहीं चाहिए। कैसे आपने मुंह लेकर के आगे टीवी चैनल पे? अखिलेश यादव जी की बातों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और अगर राजनीतिक इशारों को आप समझने में भूल करेंगे और व्यक्तिगत आप विलोम अरे वो तो अलग बात है, चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा अलग बात है, लेकिन आप बताइए अयोध्या जैसे मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज का मुद्दा तो अयोध्या नहीं है, आप लोग बोल देते हैं, ठीक है, पर उस पर इतना लंबा झगड़ा मत करिए, ठीक है। उस पर जब बैठेंगे तब उसमें भी पता चलेगा कौन दोषी और नहीं है, और जो चीजें आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर ही रही है। जवाब मांगेंगे हम तो टीवी चैनल पर अभी 5 मिनट में चले जाएंगे राखी जी, लेकिन जनता इनको खोज रही है। जनता ढूंढ रही है कि जो हमने चंदा दिया था उस चंदे को तुम्हारे आलीशान बिल्डिंग बनाने ठीक है, ठीक है डीपी यादव जी रुकिए, ठीक है, ठीक है डीपी यादव जी प्लीज एक सेकेंड। प्रदीप जी हो गया। संगति का असर पार्टी के जो वक्ता बोल रहे हैं ये कांग्रेस की संगति का असर है। समाजवादी पार्टी वाले ऐसे अनर्गल आरोप, ऐसे आधारहीन आरोप नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी ठीक है। हाँ, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। ठीक है डीपी यादव जी रुकिए प्लीज, मैंने बोला ना अयोध्या से इधर बात करिए आप लोग। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दिया। चंदा चोरी कौन कर रहा है मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दिया, और प्रदीप जी को पता नहीं। डीपी यादव जी ठीक है, मुकेश जी बोलिए। हम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बताइए आप ये क्या, ये कैसा टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं? एसआईटी काहे के लिए गठित है? सच्चाई को सामने मुकेश जी अपनी बात रखें, म्यूट करिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को, म्यूट करिए। पता करने के लिए कि पैसा कौन कौन चुराया है, कौन कौन बिल्डिंग बनाया है। डीपी यादव जी बस ठीक है सर, मैं मना कर रही हूँ आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए बार बार। क्या बुलवाइए इनसे, बुलवाए राखी हो जाएगा। आप क्यों इतना परेशान है? प्रदीप जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे भी प्लीज। मुकेश जी बोलिए। देखिए अभी देखिए विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होता है। विधानसभा चुनाव में हो सकता है कभी गठबंधन नहीं, इसका मतलब नहीं कि लोकसभा में नहीं हो सकता है। दोनों के समीकरण, दोनों के लड़ने जो होते हैं, पॉलिसी होती है अलग अलग होती है, लेकिन ये तय है। जैसे विवेक जी ने भी विश्लेषण किया कि 60 साल में किन किन राज्यों में सत्ता बदली, और कांग्रेस के जो सत्ता पे होगा उसी के विरोध में तो चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव। अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है केंद्र सरकार में, उन्हीं के विरोध में से चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा। तो निश्चित 2029 का चुनाव होगा तो जनता के बीच में मूलभूत सुविधाओं के लिए जाना पड़ेगा। भाई चुनाव किस पे लड़ते हैं? ये कटोगे तो बटोगे, गाय पे चुनाव लड़ेंगे, मंगलसूत्र पे चुनाव लड़ेंगे। 12 साल अभी पूरे देश में बताया नेहरू जी का आकलन किया मोदी जी से
लेकिन ये नहीं बताया कि कितने IIT बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, कितने सरकारी स्कूल खोल दिए, ये विश्लेषण नहीं करेंगे। तो चुनाव जब होगा 2000 चुनाव का, तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे होगा। ये देखना पड़ेगा कि भाई कटोगे तो बटोगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके पास मुद्दे कौन से होते हैं। ये अगर इस पे चुनाव लड़ेंगे तो जैसे 2024 में मुंह की खाई थी, 2029 में खाएंगे, क्योंकि इनका बताने के लिए राखी जी कुछ नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में चुनाव लड़ रही है। आने वाले पंजाब में भी चुनाव होगा। दिल्ली में सबने देखा कि क्या स्थिति बनी। मनीष जी के उसमें विधानसभा में आपने VCR नाम काट दिए, अरविंद जी के चुनाव में विधानसभा में VCR नाम काट दिए। तो इस तरह से वोट चोरी करके चुनाव जीतना बधाई हो आपको, लेकिन अंत जरूर है किसी भी चीज का, ये तय है। और 2029 में इनकी बधाई तय है। ठीक है, कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखिएगा जल्दी से। कुमार विवेक जी, कुमार विवेक जी कनेक्ट है हमारे साथ? अनम्यूट करके बोलिए कुमार विवेक जी। कुमार विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा कनेक्ट करिए जल्दी से, उनका वीडियो भी नहीं आ रहा था। तो स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपका भी सर। देखिए राखी जी, यही मोदी जी थे 2024 में आपकी बार 400 पार का नारा लेके आए थे। जनता ने बता दिया 400 पार नहीं, अब की बार लंगड़ी सरकार हो गई। सपना देखे थे कि नेहरू जी और राजीव जी को वो तोड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ? ये लोग जो सपने के सौदागर थे, इन लोग का घमंड टूटा। और ये लोग ही नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल जी का मेहनत में 90 ये बताया कि मेहनत और संघर्ष के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। चाहे कितना भी डकैती डालने का कोशिश करे, लेकिन उसका भी जवाब जनता दे सकती। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि 24 में हम जीते थे, जनता जान रही कि हम जिताए थे। पूरा व्यवस्था जानता है कि किस तरह से इन्होंने अपने व्यवस्था को, और ये तो बनारस से बिहार गए थे, और उसके इर्द गिर्द सारा सीट बिहार में सासाराम हारे, सोनभद्र हारे, चंदौली हारे, और जितना सीट था रायबरेली अमेठी, जितना उनके इर्द गिर्द था मोदी जी के, सारा सीट हार गए अयोध्या से लेके। और जहाँ धर्म का, जो राम का नहीं कोई काम का नहीं कहते हैं, इन्होंने मंगलसूत्र मुद्रा पर चुनाव मांगा कि मंगलसूत्र, और धर्म संकट में है, ये हमेशा जात पात के आते हैं चुनाव में। ये लोग उनकी जात और धर्म के नहीं है। इनका जब भी एजेंडा तय होता है, एक कहते हैं कि मिथुन गाय हो गई और एक 10 साल के बाद काटा जा सकता है। गाँव गौ माता के है, न धर्म के है, न जाति के की बात करते हैं, लेकिन न हिंदू के है, न सिख के, न किसी के है। ये लोग बस धंधा करने आए हैं। देश को किस जगह पर ले जाके खड़ा किया गया है, महंगाई की मार। अपने कहते हैं विदेश यात्रा मत करो, और विदेश यात्रा अपने करते रहते हैं। भाई चलो, भाई देश के प्रधानमंत्री जी सोना मत खरीदो, बस सोना का, हम तो पूरे देश का सोना बेच चुके हैं, चंदा का भी पैसा बेच चुके हैं, देश के मंदिरों को भी खाली कर दिए हैं, सोना भी खाली कर दिए हैं। वो कहते हैं कि आप, अरे जब बंगाल का चुनाव था और देश में इतना पूरे विश्व में झगड़ा चल रहा, अमेरिका, रूस, ईरान है इसमें, और आपने उस समय तो पूरे चुनाव में 75 प्रधानमंत्री की रैलियां होती है और प्रधानमंत्री रुकते नहीं है, तो वो खर्चा जनता के अतिरिक्त भार क्यों बढ़ा रहे थे? आज पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, अपने जाके किसी में ऐलान करते हैं, उसी दिन गुजरात में रोड शो करते हैं और शो देखते हैं, हेलीकॉप्टर का शो देखते हैं। तो ये लोग दूसरे पर टारगेट बनाते हैं, अपने खुद नहीं अपनाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री बनने का कोशिश किए थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी नहीं बन सकते हैं। भाखड़ा बांध से लेके इसरो, IIT, IIM, और जिन्होंने 197 करोड़ अपना देकर भारत को खड़ा किया, 1 साल का बजट जो होता है, नेहरू जी ने अपना विद्या भवन से लेके सब दिए। ये क्या दिए? ये तो देश को कर्जे के उस डगर पर लाके, ये तो ट्रेड डील करके अमेरिका के सामने घुटना टेक लिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए, हमको तो बोलने नहीं दे। राखी जी, ऐसा है कि देश के लोकतांत्रिक संविधान में जिस तरह से इन्होंने हाथगंडा, बंदूक और जुमलों का विरासत को लाकर किस तरह से धर्म के नाम पर वोट मांगे, जब जब चुनाव आता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, तो घुसपैठिया की बात होती है।
चुनाव खत्म, घुसपैठियों खत्म हो जाते हैं और धर्म भी खतरे में नहीं रहता है। लूट तंत्र का चालू होता है, सोना बेचे, चंदा, यानी लोग स्वामीनाथ जी धंधा कुछ कराओ। कांग्रेस के बारे में बताइए ना, आप लोग की रणनीति तो पे बात कांग्रेस कर की लीजिए ना। एजेंडा मैं ये है, सुन हमारी कांग्रेस का हमेशा देखिए, विपक्ष यही कांग्रेस के कहता है। बारे- देखिए, कांग्रेस तो अपने मजबूती के साथ आपके सामने आएगी। जनता के हमारे समस्याओं का भी 17 तारीख को राहुल जी नीट परीक्षा पर वो वहां जा रहे हैं राजस्थान के कोटा में। हर बच्चों के समस्याओं को हमारे NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर जाए। लोग तो खांसों की पूछने का काम नहीं करते हैं। जो आत्महत्या बच्चे कर लिए उनके घर जाते हैं, चंदा इकट्ठा कर करके उनका जो कर्ज है उसको भी देने का काम कर रहे हैं। जो सरकार का काम है वो हम कर रहे हैं। हम ये लोग खाली इनके इस रीजन में 99 बार पेपर लीक हो चुका। एक देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। CBSE के बच्चों का जो हाल हुआ, सारा पेपर लीक 99 बार पेपर लीक हो चुका है इनके सरकार में, लेकिन ये किसी का इस्तीफा नहीं लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि एक घमंडी सरकार हो गई है, अहंकारी सरकार हो गई है। जनता जवाब 29 में तय कर लिया है। इन्होंने जिस तरह से राम का नाम लेके, राम के नाम पर पहले भी आडवाणी जी रथ चलाए थे, सोना चांदी का जितना ईंट मिला आज तक पते नहीं चला वो गल के किस धंधे में चला गया। तो उसी तरह इन जितने भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा से लेके जितने कांग्रेस में कहते थे पहले, तो उनको भ्रष्टाचारी और लुटेरा कहते थे और इनके साथ दूध में धुल कर इनके साथ खड़ा हो गए। तो आज ये दूध के धुले हो गए, यानी गंगा जल छिड़क दिया और वॉशिंग पाउडर में धुल गए। तो उनको लेके इनके पास न कोई नेता है न इनका कोई धर्म है। ये देखिए, कांग्रेस के और हर पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं, तो भाजपा के बेचारे RSS भाजपा के कार्यकर्ता अंतर कला में मर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी भी मर रहे हैं अंतर कला में, कह रहे यार हम लोग इतना सेवा करके दर्दी बिछा के यहाँ तक जिंदाबाद करते गए, हम लोग को चाहते हो कांग्रेस से जो भ्रष्टाचारी कहे गए वो आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमको तो चपरासी बनने का भी नहीं समय मिलेगा इस पार्टी में। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है जी, ठीक है। कुमार विवेक जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से आपकी। जी राखी जी, अगर कोर्स करेक्शन किसे कहते हैं ना, ये अगर देखे तो भाजपा को जब लोकसभा में 240 सीटें आई, उसके बाद जो अमित शाह की मीटिंग हुई थी और उन्होंने सारे पन्ना प्रमुख को कहा था कि व्हाट्सएप एडमिन अब जितने भी लोग बने हुए हैं छोड़िए और फील्ड पे जाइए। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जितने भी विधानसभा हुए हैं ना 2/3 से जीते हैं, अगर एक झारखंड को छोड़ दिया जाए तो। क्लीन स्वीप, मतलब क्लीन स्वीप। जिस हरियाणा से उनकी सीटें इतनी कम गई थी वहां का रिजल्ट आपने देखा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आपने देखा कि किस तरीके से आया। कोर्स करेक्शन इसको कहते हैं। और मेरी समझ में राहुल गांधी जी की जो यह भाषण था, यह मतलब सबसे बड़ी समस्या, मतलब कि जो मैं कहूं तो इसमें आत्ममंथन कम और मुझे बहाना ज्यादा लगता है। और अगर हर बात कारण अगर हार का बताया जाए, व्यवस्था संस्था सिस्टम को बताएंगे तो फिर जनता के फैसले का सम्मान कहाँ रहेगा। और अगर आपको लगता है कि फिर तो ये जो आरोप है इसमें तो कुछ भी कर लीजिए कभी नहीं जीतेंगे, अगर सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या तरीका है फिर इसका? चुनाव भी लड़ेंगे, आरोप भी लगाएंगे और कुछ भी नया नहीं है। पहले ईवीएम कहते थे, अब संस्थान पढ़ाए हैं। इसका तरीका है ना, आप जाइए सड़क पे, चुनाव का बहिष्कार करिए अगर आपको पूरी तरीके से चाहिए तो। नहीं तो फिर चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे तो ये संस्थान दूसरी है, जहां जीत जाएंगे चुपचाप रहेंगे, वहां पर कहेंगे भी नहीं केरला पे कि हम जीते। तो फिर ऐसी बातों में कांग्रेस जहां जीतती है वहां कोई अलग सिस्टम काम कर रहा होता है क्या? और मुझे लगता है कि इस पूरे भाषण का जो महत्वपूर्ण पहलू यही है। और इसमें आप बोल लेने दीजिए मैं कांग्रेस आम आदमी, अरे आप, अरे छह क्या होता है, नहीं ये कोई पहलू नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ कि ये चीज कहूँ। नहीं मैं भाजपा, आप सुन के लीजिए। मुकेश जी मैं भाजपा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मैं बता रहा हूँ आपको। एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं, चुनाव मैं इलेक्शन, आप इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज पे, तो क्या फिर आप मुझे बता दीजिए कि आप गलत लोगों को अपने यहाँ रखे थे? कल तक जितना दम भरते थे
कोई भी पार्टी इधर से उधर अगर होती आपके आए तो बल्ले बल्ले, मैं आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं मुकेश जी। चर्चा में क्या सीमित समय होता है, और उसमें भी मुझे संक्षिप्त प्रतिक्रिया राखी जी ने दिया है, इसलिए फिर तो क्या है, चर्चा अनंत दिशाएं में जा सकती है। आपके अपने तर्क होंगे, और जितने मजबूत तर्क हो सकते हैं उतने ही उसके विपक्ष में भी तर्क हो सकते हैं। मैं कहूं, मैं बस खत्म कर रहा हूं मेरी बात को मुकेश जी। और पूरे भाषण का जो मुझे महत्वपूर्ण पहलू यही लगा कि इसमें भाजपा पर कोई भी मुझे बता दीजिए कि राजनीति की वैचारिक हमला हुआ हो, तो कोई नई बात हो, तो कोई नई रणनीति नहीं थी, कोई नया विजन नहीं था। यह भाषण जो था वो ज्यादा इंडिया अलायंस के भीतर जो राहुल के नेतृत्व की दावेदारी है उसको मजबूत करने का प्रयास लगा। और जब गठबंधन के अंदर सवाल उठने लगते हैं ना, तब नेता अपने सहयोगियों को ही संबोधित करता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का यह भाषण भाजपा से ज्यादा अपने सहयोगियों के लिए था। और आखिरी में लोकतंत्र में जो चुनाव हारना और जीतना दोनों सामान्य बात है, लेकिन जब हार का कारण हमेशा कोई और हो और हमेशा जवाबदारी भी कोई और पे ही ले, तो फिर समस्या चुनावी नहीं राजनीतिक सोच की होती है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कोर्स करेक्शन इस तरीके से होना है। चलिए ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा संदेश आता है, चर्चा लाजमी होती है। इलेक्शंस हैं, उसको लेकर जो भी उनकी रणनीति थी, एकजुटता का संदेश दिया है, वो एकजुट कितने होंगे और क्या सिनेरियो होगा देखेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष हैं, सब अपनी अपनी तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, सब अपनी अपनी बात करेंगे। पक्ष को अपना साइड दिखता है, विपक्ष को अपना दिखता है, लेकिन मूल जो उनका एक संदेश था, उन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, उसके पीछे का संदेश, उसके पीछे का जो मायने थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है। देखिए, एक लाइन और भी है जो बार बार इस पूरी चर्चा में आई कि राहुल गांधी या कांग्रेस के वक्तव्य को इतना सीरियसली कौन लेता है। देखिए, इतना हल्का भी मत लीजिए, इसलिए मत लीजिए क्योंकि कोई लीडर कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। ठीक है, माना कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को इस तरीके से भी दरकिनार करना ठीक संदेश नहीं देता। देखिए क्या कुछ और बदल कर आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।